हमने पार्ट वन में एक क्वेश्चन पे स्टॉप किया था जो कि हमारा शो स्टॉपर क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत सारे जो पेंटिंग्स है, जैसे इनफैक्ट इवन कई बार अगर हम ट्रैवल भी करते रहते हैं तो वो ट्रैवलिंग के टाइम में भी वो काफी रोड साइड पे भी नजर आते हैं। बहुत पॉपुलर पेंटिंग्स है, जैसे कि राधा कृष्ण की जोड़ी हो गई, या वाटरफॉल हो गया, ग्रीन सीनरी हो गई, या सेवन हॉर्सेस जो है वो साथ में दौड़ रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग्स है या एक आर्ट वर्क है, इट इज सपोज टू अट्रैक्ट लक, prosperity, success, peace of mind. So what do you think about it? Like, do they really work, and how, if so, then how do they work? इसमें क्या होता है कि हर जो आपको रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट के लिए अलग अलग पेंटिंग्स है। मतलब एक पेंटिंग किया हुआ है उसका रिजल्ट अलग रहेगा, लेकिन वहां पे दूसरा पेंटिंग रहेगा उसका रिजल्ट अलग मिलेगा आपको। मतलब क्या आपको हासिल करना है वो सोच के या फिर पेंटिंग वहां पे सजेस्ट करते कि बाबा ये चीज ये चीज का आप आर्ट वर्क वहां पे कीजिए। इसमें क्या होता है कि घोड़े, हाथी, शेर, ये जो एनिमल्स है, ये प्राणी है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाथी को देखते तो विशाल या फिर सॉलिड या फिर हेवीनेस अपने को एक्सपीरियंस होता है, या फिर शेर को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस होता है। फिर घोड़े को देखेंगे तो अपने को एक एनर्जी या फिर स्पीड, ये चीजें तो अपने को क्या हासिल करना है उस को सोच के पेंटिंग बनाया जाता है एज पर वास्तु में। तो अभी अगर घर में किसी की शादी करवानी है या फिर न्यूली कपल आया हुआ है तो उनके लिए अपन उनके बेडरूम में लव बर्ड्स के इमेजेस या फिर पिंक कलर स्कीम करने को बोलते कि ये लव बर्ड्स के इमेजेस देखने के बाद क्या होता है कि अपने जहन में वही चीजें तैयार होती है और उसी तरह अपन रिएक्ट करते हैं। पिंक कलर देखने के बाद थोड़ा सा क्या प्रेम, लव का थोड़ा सा सिंबल माना जाता है, तो पिंक देखने के बाद अपने को वही एहसास होता है। तो उस वजह से क्या हासिल करना है उस टाइप अपन पेंटिंग सजेस्ट करते हैं। राइट। तो अभी ये तो पेंटिंग्स ऐसी है जिनके बारे में काफी सुना है, क्या और भी ऐसी कोई पेंटिंग्स है जो कि बहुत मतलब रेयर है या कई बार सुनाई भी नहीं देता, लेकिन बट दीज आर वास्तु कंप्लायंट? एक्चुअली रेयर पेंटिंग कहाँ गया होता है जहाँ पे यंत्र और तंत्र ये दो सब्जेक्ट इक्वल कर दे, जिसको स्ट्रांगली रिजल्ट्स है या फिर स्ट्रांगली डिफेक्ट्स है, उसके लिए अपन पेंटिंग को रेमेडीज की तरह यूज करते हैं। या फिर अभी जैसा धन्वंतरी हॉस्पिटल के लिए धन्वंतरी मैंने यंत्र का पेंटिंग बनाया हुआ। तो धन्वंतरी यंत्र में जो जो एलिमेंट्स है, मतलब वो स्टार, उनकी डायरेक्शंस, उनका जो सर्कल में मंत्र लिखा हुआ है, जो एलिमेंट्स थे धन्वंतरी के, वो एग्जैक्ट वो पेंटिंग में वहां पे प्लेस किए जाते हैं कि स्ट्रांगली वो इफेक्ट हो। तो अगर स्ट्रांगली इफेक्ट चाहिए तो अपने को यंत्र और तंत्र का कॉम्बिनेशन करके आर्ट वर्क बनाना पड़ता है। ये बेसिक जो है लव बर्ड्स है, एंजल्स है, ग्रीनरी है, वाटरफॉल है, ये बेसिक चीजें हैं। इसमें आपको ग्रोथ होती है, आपको क्या पर्पज से ग्रोथ चाहिए या फिर क्या जन में देख के आपको हासिल करना है, तो उस तरह से अपन पेंटिंग सजेस्ट करते हैं। अभी मेरा एक्चुअली एक है ना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, हो सकता है कि शायद वो थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगे या फनी एस्पेक्ट भी लगे। लाइक मेरी जब शादी हुई थी नई नई, तब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उस वक्त हमने रेंटेड होम लिया था। एंड ऑफ कोर्स अभी रेंटेड होम लेते हैं तो उतना, जैसे कि मैंने कहा कि पहले मैं उतना नहीं सोचती थी वास्तु साइंस के बारे में। तो अब ऐसा हुआ कि हम उस घर में शिफ्ट हुए और कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई। तो ऐसी बातों बातों में एक बार मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, जो कि मेरे ऑफिस की फ्रेंड थी, एंड हर फादर हैपन टू बी अ वास्तु कंसल्टेंट। तो उन्होंने लाइक शी सजेस्टेड कि लेट मी ट्राई टू हेल्प यू, लेट्स सी कि कुछ मिलता है क्या। एंड मैंने उन्हें अपना घर का मैप एक बना के दिया। तो जब उसके फादर ने स्टडी किया तब उनके फादर ने यही कहा कि रेंटेड होम में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट देन जो बाथरूम है, बाथरूम में एक्चुअली आप एक इमेज लगा दो कि अ लायन हंटिंग अ डियर, और फिर देखो आपको क्या फर्क पड़ता है। एंड स्ट्रेंजली लाइक मैंने बस एक प्रिंटेड इमेज ली और मैंने बस उसे यहाँ पर चिपका दिया बाथरूम।
एंड एक्चुअली फर्क पड़ा, बट ये कैसे काम करता है? लाइक आई डोंट नो वेदर इट वाज रियली वास्तु साइंस, या तो फिर वो काम क्या, वो काम करने का उसका एक्चुअली उसका ये क्या था, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? जैसे मैंने बोला कि हर एनिमल्स के कैरेक्टर्स रहते हैं, उस तरह से वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो अभी आ, आपने जो मुझे बताया कि आपका बाथरूम गलत जगह पे था, तो शायद वो बाथरूम जो है साउथ ईस्ट रीजन में आया होगा, इसीलिए आपको डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट निकलने के लिए वहाँ पे यंत्र लगाए जाते हैं, और वहाँ पे सिंह शेर का पेंटिंग इसलिए बोला कि जो दोष है वो बीमारी का ही दोष है। अगर जहाँ पे खाना पकाना है उसको अपन साउथ ईस्ट के अग्नि दिशा बोलते, वहाँ पे अपना चूल्हा होना चाहिए, वहाँ पे खाना बनना चाहिए, उससे अपनी सेहत अच्छी रहे। तो उस डायरेक्शन में आपका बाथरूम आ गया, मतलब वहाँ पे अपनी खुद को साफ कर रखते हैं, तो वहाँ पे गंदगी साफ की जाती, तो वो गलत जगह पे था, इसीलिए आपको रेमेडीज बताइए वहाँ पे शेयर करें। तो उसका उसके पीछे का लॉजिक ये था, मतलब फिलोसॉफी ये थी कि शेर सब पे हामी हो जाता है, तो वो जो दोष है उसको निकालने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे डियर, मतलब हरिण, और वो उसको दोष को कैच करने का रिप्रेजेंट कर रहा था सी, लॉयर। उस वजह से आपको रेमेडीज दी गई, और जब आपको ये बताया गया कि अभी आपका प्रॉब्लम इस वजह से कम हो जाएगा, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग चालू हो गया कि भाई मैंने ये करवा दिया है तो एक्ट मिलेगा। जब आपने ये सोचा कि एटलीस्ट मुझे रिलीफ मिलेगा, तो वहां पे वो रेमेडीज काम कर गई। राइट ओके। हाँ, तो रेमेडीज के पीछे यही लॉजिक नहीं बोलते, साइंस रहता है कि आपके दिमाग को उस वहां से निकालना है, तो आप वहां ध्यान नहीं दोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो आपको एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है कि वो पेंटिंग लगने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह से ये चैनल है। राइट तो अनिश, इज इट ट्रू कि मतलब मैंने काफी लोगों से सुना है कि जब भी वास्तु दोष होता है सबसे पहले वो लेडीज को इम्पैक्ट करता है और जेंट्स को बाद में इम्पैक्ट करता है? इज दिस अ मिथ और इज इट अ फैक्ट? उसके पीछे भी साइंस है। लेडीज का 24 आवर्स में कम से कम 20-22 आवर्स वो घर में रहती है, वास्तु में रहती है, मतलब ज्यादातर टाइम वो स्पेन वास्तु में करती है। तो वास्तु की जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स बोलने से जो क्या बोलते उसको सराउंडिंग है, वातावरण है जो घर में, वो उसके ऊपर हैमर होता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, तो उस वजह से कि ज्यादा कैप्चर महिला हो जाती है, उसके अंडर प्रेशर में आ जाते हैं अगर प्रेशराइज रहेगा तो। इसीलिए ज्यादातर सिम्टम्स रहते हैं या फिर ये जो तकलीफें रहती है वो लेडीज को ज्यादा होती है। उसके आगे जाके मैं होता हूँ कि क्योंकि उनको सिक्स सेंस रहता है, इसलिए उनको ज्यादा पता चलता है। ओके। हाँ, लेडीज में जो सिक्स सेंस रहता है कि उनको पता चलता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है। ये जो सेंस है उसकी वजह से वो जो नेगेटिव एनर्जी है उनको ज्यादा फील होती है, फिर सबसे पहले फील होती है। तो बेसिक ये है कि लेडीज महिलाओं के लिए ये थोड़ा सा घातक नहीं बोलते, लेकिन उसको तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा रहते। जैसे कि आप एक बॉयलर में रहेंगे 2 घंटा, तो ऑटोमेटिकली हीट अपनी बॉडी हीट हो जाएगी। अब बर्फानी जगह पे जाओगे, वहां पे अपनी ठंडी पड़ेगी। वही जो एटमॉस्फेयर घर का रहता है वो इम्पैक्ट वो लेडीज पे होता है, उस वजह से वो ऐसे रिएक्ट। तो अभी जैसे कि मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताया, उसी तरीके से मेरे कुछ ऑडियंस ने भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ऐसे। अब एक ऑडियंस के कहना है कि लाइक उनका एक एक्सपीरियंस था कि जब वो फ्लैट बुक करने गए थे अपना, तो उनको एक जगह पसंद आई थी, उन्होंने उस फ्लैट को बुक भी कर दिया था। एंड ऐसा कुछ हुआ कि कुछ दिनों बाद किसी काम से वो वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग अपना जो फ्लैट जो बुक किया था वो वापस ले रहे थे। तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने उनको पूछा कि लाइक क्यों आप आपका घर मतलब जो आपने बुक किया था वापस ले रहे हो? तब उन्होंने कहा था कि जो उनके हिसाब से उन्होंने एक वास्तु कंसल्टेंट को लेकर आए थे और उन्होंने जो ग्राउंड थी उसकी वास्तु चेक की थी और उन्होंने कहा था कि इस ग्राउंड के ऊपर घर लेने से उनको शायद नुकसान हो सकता है। सो क्या ये भी सच होता है कि लाइक जो ग्राउंड की जो वास्तु होती है वो भी चेक करना जरूरी होती है? हाँ, एक्चुअली वही प्रोसेस रहता है। पहले आपकी लैंड देखी जाती है, लैंड की क्वालिटी चेक की जाती है, बाद में लैंड के अंदर क्या क्या है वो चेक किया जाता है। लैंड, उस लैंड में इसके पहले क्या हुआ था, क्या था, ये चेक किया जाता है। और उसका सब कैलकुलेशन करके वो लैंड की एक ग्रेड तैयार करते हैं हम लोग कि भाई ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में, और उसका इम्पैक्ट वहां पे रहने वाले सबको होने वाला है। इसमें ऐसा पार्ट
इसमें ऐसा पार्ट रहता है कि ग्राउंड लेवल, ग्राउंड का जो इफेक्ट रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो ग्राउंड वालों को परसेंटेज ज्यादा रहेगा, टॉप वालों को कम रहेगा। तो इस तरह से वो ग्रेड हो जाते रहे। तो कभी कभी क्या होता है कि जगह सही नहीं रहती है, या फिर वहाँ पे कुछ पुराना कुछ किस्सा रहते हैं, या फिर स्मशान रहते हैं, या फिर मंदिर, कुछ तो भी ऐसा गलत चीज हुई होगी, इस वजह से उनको वहाँ से वो तकलीफ ना हो आगे जाके, इसलिए उन्होंने वो फ्लाइट का कैंसिल किया होगा। लेकिन ये इफेक्ट सबको होता है, वो जिस लैंड पे आप रहते हो वो लैंड का इफेक्ट सबके लिए होता है, खाली ग्रेड के हिसाब से होता है कि आप उस लैंड से कितने नजदीक। बेसिकली जो आंखों को दिखता है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जो आंखों के सामने जो दिखता है उसका इफेक्ट होता है, इसलिए जो लैंड के नजदीक है उनको ज्यादा होगा, जो ऊपर है उनको जरा डिस्टेंस मिलता है, तो उनका इफेक्ट वहां तक पहुंचने में कम हो जाता है। राइट। और आपने एक्चुअली बहुत वैलिड पॉइंट भी उठाया, आपने जैसे कि सिमेट्री के बारे में बात की, मतलब स्मशान जिसे कहते हैं। अब एक जो मेरा ऑडियंस है उनका कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि उनका एक्चुअली उनका एक होम है बेसिकली इन मुंबई, और उनका जो घर है वो सिमेट्री के लोकेशन के ऊपर ही बना हुआ है। इट सीम्स कि बहुत पुराना घर लिया होता, उनकी पेरेंट्स ने लिया था, और वो सिमेट्री के ऊपर ही बना हुआ है। तो अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इस बात पर काफी बात की कि वास्तु साइंस को पहले तो सीरियसली नहीं लिया जाता था, अभी काफी सीरियसली लिया जा रहा है। तो शायद उस वक्त भी शायद उसके पेरेंट्स ने शायद इतना सोचा नहीं होगा या समथिंग, बट वो कह रहा है कि अभी भी इतने सालों बाद सम वे और दी अदर उस घर में उसे तकलीफ रहती ही है। इवन उसके बच्चों को भी तकलीफ होती है, उसको बिजनेस में भी काफी इम्पैक्ट होता है। एंड उन्होंने अपने घर को ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जस्ट टू मेक इट वास्तु कंप्लीट, पर अभी भी कहीं भी जाके उनको कोई ना कोई तकलीफ रहती ही रहती है। सो उनका क्वेश्चन ये है कि कैन यू सजेस्ट एनी आर्ट वर्क या ऐसी कोई रेमेडी जो उनको इस चीज से हेल्प करे, बिकॉज एक तो उन्होंने सोचा कि या तो घर सेल कर दे, लेकिन वो घर सेल भी नहीं हो पा रहा है, और अगर वहां रहना है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इस केस में क्या है, जब तक मैं केस स्टडी नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इनको रेमेडीज नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक सीधा सा थॉट है कि जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम, ये जो अगर वो घर में 24 घंटे चलाते रहेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब और एक ऑडियंस का मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अभी जैसे कि हम कोई भी मतलब कई बार हम सेकंड हैंड चीजें खरीदते हैं, कुछ भी फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, तो अगर हम ऐसी कोई चीजें खरीदते हैं तो हमें क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए उसके वास्तु के रिलेटेड? सबसे पहले क्या रहता है कि उससे और उसका रिलेशन में बोलते हैं कांटेक्ट रह जाता है। कभी भी सेकेंड हैंड चीज, अभी कैसे हुई फिलहाल, चलो अच्छी सेकेंड हैंड घर लेना है, बड़ी बात है कि अगर किसी का, तो उसमें थोड़ा सा आगे उनके घर का कंडीशंस कैसा था, उनके रिलेशंस कैसे थे, ये थोड़े चेक करने जरूरी है। अगर उनको ग्रोथ अच्छी रहेगी उस घर में आके, या फिर उनका रिलेशंस घर में अच्छा रहेगा तो चलेगा। लेकिन खरीदने के बाद अपने हिसाब से को उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर कुछ पूजा वगैरह करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी रहती है वो वाइप आउट करना जरूरी है। दूसरी बात, ज़्यादातर डम की चीज़ें रहती है, मतलब अभी सालों साल पड़ी रही है और मेरे को अभी बेचना है, कोई लेके जाती है। जहाँ पे डम की चीज़ रहती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो वो खरीदते वक्त उसका हिस्ट्री जानना जरूरी है। राइट, एब्सोल्युटली। तो अभी अनिश, जैसे कि हम गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, अभी बहुत सारे पॉपुलर गिफ्ट्स हैं फेंग शुई के, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं, लाफिंग बुद्धा, विंड काइम हो गया, जो लकी बैम्बू शूट प्लांट होता है वो हो गया। तो वास्तु क्या कहता है गिफ्टिंग के बारे में? मतलब जैसे कि अभी जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते थे कि जो रुमाल होता है, हैंडकरचिफ, वो कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करते। ऐसे और भी कुछ आइटम्स थे। तो वास्तु इस गिफ्टिंग के बारे में क्या कहता है? सबसे बीच में अभी ट्रेंड आया था कि कोई भी फंक्शन होता है तो गिफ्ट, गणेश जी का तस्वीर का गिफ्ट दिया जाता है, फिर राधा कृष्ण का। तो सबसे बड़ी बात, भगवान ये चीज किसी को गिफ्ट देने की जरूरत चीज नहीं है, कुछ चीज नहीं है। गिफ्ट देना मतलब आपकी कुछ दे रहे, तो भगवान किसी को देना जरूर गलत है। तो कभी भी किसी भगवान की, गणपति की मूर्ति रहे, पेंटिंग रहे, कुछ भी भगवान का रहेगा, वो गिफ्ट देना गलत माना जाता है, और किसी से गिफ्ट लेना भी गलत माना जाता है भगवान की चीज, क्योंकि आपको अपना खुद का ही भगवान तय करना है, खुद को ही सब करना है। तो गिफ्ट तो ये ध्यान में रखना है कि भगवान की चीजें
गिफ्ट ना किए जाए। उसके बाद में जो फेंगशुई की जो चीजें है उस उसका उनके हिसाब से लॉजिक अलग है या फिर उनका साइंस अलग है, अपने हिसाब से साइंस वाला अलग है। अभी बाम्बू के जो ट्री देखते हैं अपन ऑफिस में रखे जाते हैं, जो छोटे छोटे लकी बाम्बू बोलते हैं उसको, तो उसमें साइंस ऐसा है कि बाम्बू जो है ये अर्थ में की जो जियोपैथिक रेज रहती है उसको डिस्ट्रॉय करता है। जो बाम्बू का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो जियोपैथिक जो स्टेज रहती है जमीन में की, मतलब पानी का झरना रहता है अंदर या फिर कोयला रहता है अंदर या फिर कुछ लावा रस वगैरह रहता है, जिसके जो इम्पैक्ट रहते हैं, ये बाम्बू जो ट्री है उसके जो एलिमेंट्स है नेचुरल वो इसको दवाई है या फिर उसको मारते हैं या फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो बाम्बू रखना घर में अच्छा रहता है। या ये अपना इंडियन वास्तुशास्त्र का कहना है, उनका कहना अलग है क्योंकि उनको लकी माना जाता है, पैसे के ग्रोथ के लिए किया है। क्योंकि आप देखोगे तो चाइना में मेरे ख्याल से 40-45% बाम्बू का ही खेती किया जाता है, उस पे उनका इकोनॉमिकली ग्रोथ है, इसीलिए वो बाम्बू को लकी मानते हैं और लकी के वजह से वो उसको पूजा करते हैं। अपने इधर अलग चीज है कि बाम्बू जो है वो जो पैथिक स्टेज रहते उसके लिए दवाई की तरह काम करते हैं। वहाँ की चीजें अपने लिए कुछ फायदेमंद हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो चीजें लेते हैं तो ऑथेंटिक पर्सन से आपको लेना जरूरी है। अभी फेंगशुई रास्ता पे भी मिल जाता है, वो क्या फ्रॉग रहता है या फिर लाफिंग बुद्धा रहता है, ये चीजें रास्ते पे मिल जाती, तो वो इतनी ऑथेंटिक नहीं रहती है या फिर उसमें उतना पावर नहीं रहता। पावर जैसे अब लास्ट वीडियो में अपन देखा कि पावर जनरेट करने का सबसे एलिमेंट जो है कॉपर है या फिर मेटल है, तो ये चीजें जो अगर कॉपर और मेटल में रहेगी तो उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। ये जो चीजें है जो अपन रेमेडीज करने के लिए यूज करते हैं उसमें नेचुरल थिंग्स होनी जरूरी है। मतलब सबसे ऊपर आता है मेटल, उसके बाद में आता है स्टोन, उसके बाद में आता है मड, उसके बाद में आता है वुड। ये 5 चीजें है, इसकी ही चीजें अगर घर में रहेंगी तो आपको उसको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। फाइबर के रहेंगे या प्लास्टिक के रहेंगे, एक्रेलिक के रहेंगे, ग्लास के रहेंगे, तो उसका कुछ नहीं, वो डेड है, उसमें कुछ अणु बोलते हैं, मोनोमेंट्स एटम्स, वो नहीं रहते। लेकिन ये नेचुरल थिंग में एटम्स रहते हैं, वो एटम्स एनर्जी ग्रोथ करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपको मिलता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि पुराने जमाने में मंदिर, घर में का जो मंदिर रहता है उसको मंदिर नहीं कहते हैं, तो घर देवघर कहते हैं, तो वो लकड़े का होता था, ज्यादा से ज्यादा मेटल का होता था या उसके आगे जाके पत्थर का होता था, और मूर्ति सब पीतल की, सोने की, चांदी की होती थी, क्योंकि उसमें एनर्जी कनेक्ट होती है। करेक्ट। तो उस वजह से ये चीजें जो कुछ अपने को रेमेडीज करके यूज करना है उसके लिए नेचुरल थिंग्स होनी जरूरी है। तो अभी अनीश, जैसे कि बहुत सारे घरों में मेन एंट्रेंस एंड बाथरूम, ये 2 ही मेन चीजें दिखाई देती है जो एक्चुअली वास्तु दोष होती है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता होगा? अपनी लाइफस्टाइल वैसी हो चुकी है। अपनी लाइफस्टाइल में क्या किया आपने, कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम किया हुआ फ्लैट में, कॉमन बोलते हैं, बाथरूम भी वहाँ पे, WC भी वहाँ पे, तो आप सुबह नहाते हो वहाँ पे, वहां से जाके मंदिर में पूजा करते हो, लेकिन वहाँ बाजू में ही WC है, तो आप प्योर नहीं हुए, हाइजीनिक नहीं हुए, और आप वैसे ही घर में घूम रहे। तो पहले के जमाने में WC तो बाहर ही होता था, घर में भी नहीं होता था। तो ये साइंस थे कि जो हाइजीनिक प्रकार जो है वो अपने घर में आना चाहिए, इसलिए WC पहले बाहर था। बाद में उसके बाद बिल्डिंग सिस्टम आई, तो उसमें कैसा हो गया कि बाथरूम अलग, टॉयलेट अलग, वो भी सही था। लेकिन अभी नया सिस्टम ऐसा आ गया लाइफस्टाइल अपना कि तो कंबाइन कर देते हैं, वो गलत है। बेसिकली हम लोग ऐसे बोलते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक प्योरली बाथरूम नहाने के लिए रखो और एक प्योरली WC अलग रखो, अगर ऑप्शन है तो उस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी, हाइजीनिक यूज किया जाता है, मतलब सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो ये एरर ही पकड़ा जाता है अपने वास्तुशास्त्र। अभी जैसे हम लोग रैंकिंग करते हैं वास्तु के, हम 100 मार्क देते हैं वास्तु को कि बाबा 100 मार्क में से ये वास्तु कितनी मार्क की है, 50% है, 60% है, उसमें तो हम लोग अभी ऊपर के 20% छोड़ ही देते हैं। एक तो WC और बाथरूम कंबाइंड, ये डेफिनेटली दोषी माना जाता है, क्योंकि अगर आपका बाथरूम पॉजिटिव है तो उसके बगल में WC तो वो गलत हो जाता है। अगर आपका WC गलत सही रीजन पे है तो बाथरूम बाजू में वो गलत हो जाता है, तो वहां से वो 10% निकल गए।
और बिल्डिंग के एलिवेशंस, रूम के अरेंजमेंट आगे पीछे, तो आपका एक स्क्वायर नहीं बनता है पूरा, वो एरर माना जाता है। तो अभी आज के तारीख में वास्तु को खाली 80 मार्क ही मिलते हैं, पूरे 100 मिलते ही नहीं है। तो 80 में से और कितने कम होंगे? तो इस वजह से क्या होता है कि मेजर डिफेक्ट्स अपने बाथरूम और किचन, ये दो में से ज्यादा अपने को लगते हैं। एंट्रेंस का क्या होता है कि एंट्रेंस चेंज नहीं कर पाते, जो मिला है वही लेना पड़ता। अगर आप पर्सनल घर बनाते तो आप अपने हिसाब से एंट्रेंस कर सकते, लेकिन बिल्डिंग में वो ऑप्शन नहीं रहता। तो चॉइस करते वक्त हम लोग ये बेसिक चार चीजें वो सामने वाले को बताते। एक एंट्रेंस, एक जहाँ पे अपन चूल्हा बना रखते हो वो चीज, और एक मंदिर के लिए ये परफेक्ट जगह है कि नहीं, और सोने की जगह। ये चार चीजें अगर परफेक्ट मिले तो बाकी की चीजें अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो चॉइस करते हो ये चीजें ध्यान में देना जरूरी है। इसका एंट्रेंस, चूल्हा जहाँ पे अपन खाना बनाते हैं वो जगह, बाद में मंदिर रखने के लिए जगह, और सोने के लिए जगह। तो बाद में के जो आगे के पॉइंट्स है उसको अपन कम ज्यादा करके मैच कर सकते हैं। तो अनीशा, अभी जैसे मैंने ऐसा भी कुछ सुना है कि जो नेगेटिव डायरेक्शंस है वो कई बार पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देती है। ये देखिए, वापिस वही चीज है कि सोचना, अपना सोचना क्या है। अपन किसको नेगेटिव समझते हैं तो किसको पॉजिटिव समझते हैं। डायरेक्शंस जो है कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, लेकिन वहां से नेगेटिव रेंज आ सकती है, इसीलिए अपन उसको प्रोटेक्ट करना है। तो दक्षिण को यम की दिशा मानी जाती है, तो दक्षिण में फिट करके बैठना है, दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा हेवी सामान रखना है, क्योंकि यम का नेगेटिव एनर्जी अपने पास नहीं आए, लेकिन पूरे लाइफ का एंड उसके पास ही होता है। तो पॉजिटिव भी है यम। तो ये क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर आपको डिपेंड है कि डायरेक्शंस कितनी सीवियर है और कितनी गलत जा रही है। वेल सेड। सो अनीशा, अभी मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ऑडियंस से, जो कि बेसिकली ही इज अ बिगिनर लेवल। तो वो जानना चाहते हैं कि अभी जैसे आपने फाइन आर्ट किया, आपने वास्तुशास्त्र का भी किया, सो वो जानना चाहते हैं कि आपने कैसे ये सब कुछ प्लान आउट किया। अगर कुछ फाइनेंशियल वाइज अगर सोचना है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो उसमें आप कुछ मतलब ऐसे गाइडेंस दे सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फाइनेंशियली थोड़ा सा हेवी हो जाता है, क्योंकि आपको अगर इसमें करियर करना है तो आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। डीपली स्टडी के लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, टाइम बढ़ने से आपको इकोनॉमिकली उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, एक्चुअली मेरा पेंटिंग फाइन आर्ट जो है, तो मेरा 8 साल का पीरियड था सीखने का, फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन तक। मैंने उसमें बहुत सारे फैकल्टीज ट्राई किए, क्योंकि मेरे को सिमिलर लगे, या फिर वो मुझे ऐसे लगे कि साइमल्टेनियसली वो भी उसमें काम आएंगे। तो जितना मैं पढ़ाई किया हुआ उसका सब इम्प्लीमेंट अभी मैं बिजनेस में कर रहा हूँ। क्राफ्ट किया हुआ है तो क्राफ्ट का मैं मॉडल मेकिंग है, या फिर कुछ क्ले वर्क करना है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें वो क्राफ्ट का मुझको फायदा हो रहा है। या फिर टीचर का जो साइकोलॉजिकल स्टडी किया है उसका बहुत सारा फायदा मुझको काम करने में भी है, और सामने वाले को समझाने के लिए भी फायदा होता है। पेंटिंग जो मैं 5 साल 6 साल स्टडी, उसका अभी रिजल्ट मेरे को लगे कि सामने वालों को क्या चाहिए और किस वे में उसको चाहिए, तो वो मेरे को समझ में आ रहा है। तो इसमें नो डाउट करियर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको स्ट्रगल और पेशेंस और थोड़ा इकोनॉमिकली बैकअप चाहिए। राइट। सो अनीशा, भी जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का लॉकडाउन एंड ऑल, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस इम्पैक्ट हुई है? फिलहाल उल्टी चीज हुई, प्रैक्टिस मेरी बढ़ गई है, क्योंकि अभी कैसे हो लगी, आदमी जब तकलीफ में होता है तो उसको भगवान याद आता है। तो ये जो लिंक है, ये जो लाइन है, ये अभी मेरे को बोला, लेकिन कैसे इस पीरियड में मैंने जितने मेरे तरफ से जितना हो सके मैं दिया हुआ हूँ। इस पीरियड में मैं इकोनॉमिकली इतना नहीं सोचा हूँ, लेकिन सामने वाला अगर अच्छा सेहतमंद हो जाए, बीमारी से बाहर आ जाए, तो मुझे आगे जाके उसका फायदा हो सकता है बिजनेस। इसलिए मैंने अभी एक्चुअली कम से कम दिन में 3 या 4 विजिट करने पड़ते हैं, या फिर फोन कॉल्स पे मेरे को डिटेल्स बताना पड़ता है। फिलहाल मैं बिजी हो गया हूँ वास्तु के हिसाब से इस पैंडेमिक का पीरियड में। सो अनीशा, अभी जैसे कि किसी को अभी खुद के घर का अगर समझो वास्तु अगर चेक करना है, तो वो क्या खुद से कर सकते हैं? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड एज ऑनलाइन वास्तु स्कोर कैलकुलेटर, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कैसे मतलब इसमें आपको ऐप मिल जाएंगे, उसमें बेसिक जो 10 चीजें वो मिल जाएंगी कि भाई ये रीजन को ये दिशा को ये होना चाहिए। लेकिन उसमें कैसे, जैसे मैं आपको बोला कि नॉर्थ, अपने को नॉर्थ दिशा मालूम है, लेकिन नॉर्थ के
इस तरफ और इस तरफ, ये 45 एंगल जो रहता है उसमें 8 डायरेक्शंस है, तो वो हर अगर एक चीज थोड़ी तो एक एंगल से दूसरे एंगल चली गई तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए कंसर्न करने के लिए आपको जेन्युइन पर्सन को ही करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल मिलेगा। यूट्यूब पे आपको पता चलेगा कि भी नॉर्थ को भगवान का कुबेर को लगा बिठाओ तो आपको पैसा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में लाल कलर लगाओ तो आप साउथ ईस्ट में लाल कलर लगाओ तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन साउथ ईस्ट कहाँ से कहाँ चालू हो रही है ये पता होना जरूरी है। इसके लिए जो प्रोफेशनली लोग हैं उनसे अगर कंसल्ट करोगे, थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकली हेवी जा सकता है तो लेकिन आपको परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए ये करना जरूरी है। या वेल सेड अनीश। तो अनीश, अभी जैसे कि एक ऑडियंस से क्वेश्चन आया है कि अगर समझो रेंटेड होम हो या खुद का घर लेना हो तो ये करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर रेंटेड लेना है तो जैसे 4 चीज में बोली, एंट्री, चूल्हा, मंदिर की जगह और सोने की जगह, ये देखेंगे तो अपने को अच्छा मिलेगा रिजल्ट। रेंटेड में क्या होता है कि जो वास्तु है वो उसका इम्पैक्ट 50% जाता है ओनर को, और जो 50% बचता है वो वहाँ पे रहने वालों को है। अगर जो ओनर ही वहाँ पे है तो उसको 50% दोनों, मतलब 100% उसको जो कुछ है इफेक्ट वो मिलेगा। लेकिन रेंटेड रहेंगे तो जिसके नाम पे वो वास्तु है उसको 50% लेगा और 50% रेंट वाले जो रहते हैं उनको लगेगा। तो इसमें क्या है, जो पॉजिटिव है वो भी 50% हो जाएगा, जो निगेटिव है वो भी 50%। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि मंदिर, रेंट के घर में मंदिर, चूल्हा, ये अगर सही मिलता है तो सही चल सकता है। पर अभी जैसे कि रेंटेड घर होता है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ओनर वहां नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में भी उनको 50% ये होते हैं चांसेस। अभी एक चीज, अभी आपको एक मेरी केस स्टडी बता रहा हूँ मैं कि उनका मैंने फ्लैट था उसको मैंने रेमेडीज करवा दी है। तो स्टार्टिंग में उनको 1-1.5 साल से ये रिजल्ट मिलने लगे। बाद में उनको जरा तकलीफ चालू हो गई तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और पूछा कि अनीश ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैंने बोला ठीक है अपन देखता हूँ। मैं वापस जाके वहाँ पे चेक किया, मैं कुछ यंत्र में शिफ्टिंग हुई और कुछ टूटा फूटा होगा तो उसका इफेक्ट होता है, तो वो चेक करें तो वो सही, सबसे सही था। तो मैंने उनको पूछा कि गए ये जो आपको रिजल्ट निगेटिव मिलने लगे उस दौरान आपने क्या क्या हुआ था मुझे? तो उन्होंने बोला कि हमने एक गांव में एक जगह ली है। तो मैंने बोला कि उस जगह का अपन को चेक करना पड़ेगा क्योंकि आप रहते हैं यहाँ पे लेकिन आपका वहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है, आपकी ओनरशिप उसका, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको लगेगा। तो चेक करने के बाद पता चला कि वो जो लैंड थी वो थोड़ा सा डायरेक्शंस के हिसाब से गलत थी, तो उसका इम्पैक्ट उनको इधर आ रहा था। अभी वो लैंड को हमने थोड़ा सा रेमेडीज करवाया क्योंकि लैंड बहुत बड़ी थी तो उस स्केल में अपन रेमेडीज नहीं कर पाए वो लोग क्योंकि इकोनॉमिकली। तो जो बेसिक रेमेडीज थी उनको करवा दिया तो अभी वापस उनका रूटीन सही हो गया है। तो आपके नाम पे जो वास्तु है जहाँ है वो आपको हर जगह पे इम्पैक्ट करती है। सो अनीशा, अभी एक और एक क्वेश्चन आया है कि अगर घर में कोई भी होम डेकोर प्रोडक्ट हो गया या कोई आर्ट वर्क हो गया या कोई इंडोर प्लांट हो गया, ऐसे कोई आप सजेस्ट कर सकते हो जो कोई भी यूज कर सकता है अपने घर में टू अट्रैक्ट लक, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, मनी? ऐसी चीजें आप सजेस्ट कर सकते हो जो यूज करने में बहुत सेफ हो और ये सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके? पहली बात ये है कि इकोनॉमिकली और ग्रोथ ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है। इसको सप्लीमेंट करके वास्तुशास्त्र यूज करते हैं। तो जितनी घर में जगह है, खिड़कियां जहाँ से हवा अंदर बाहर आ जाती है, वहां पे तुलसी का पेड़ लगाओ, आपको 101% उसका रिजल्ट मिलेगा। जितने भी खिड़कियां है या फिर वेंटिलेशन के पार्ट्स है, वहां पे आप अगर तुलसी का पेड़ लगाते हो तो बेनिफिट अच्छा मिलेगा आपको। अगर वो तुलसी का पेड़ जल जाता है तो तुरंत दूसरा लाके वहां रखना है, तो वहां से कुछ निगेटिव एनर्जी अपने घर में आ रही है जो जल जाता है तो वहां पे वो निकाल के तुरंत नया लगाना है। निगेटिव एनर्जी सिंस मतलब पोल्यूशन है या फिर हार्ड रेज, सन रे लाइट्स है, ये चीजें है वो पहले प्लांट को लगती है बाद में अपने घर में आती है। उस वजह से वो प्लांट रिएक्ट करता है तो अपने को पता चलता है कि भाई इधर से कुछ तो निगेटिव आ रहा है, तो वहां पे अपन रिप्लेस कर देने का नया प्लांट। तुलसी हर जगह पे लगाओ, जिधर लगा सकते हो वहां पे लगाओ। सो अनीश, व्हाट अबाउट द कलर्स? अगर समझो घर में कलर्स करने हैं वॉल्स को ऐसे, तो कलर्स को लगाते हो किन चीजों का ध्यान रखना होगा? वो वापस वही चीज, आंखों को जो सही लगता है, आंखों को जो आराम देता है वही चीज होनी चाहिए।
बेसिकली अपने डायरेक्शन 16 डायरेक्शन है, तो 16 कलर दिए हुए हैं। उसमें से 16 में से 25% ही फ्रेश कलर है और 75% कलर सब डल है। ग्रे, ब्राउन, ब्लूइश ब्लैक, ये जो कलर है ये सब डल है। ये डायरेक्शंस के लिए, लेकिन वो चीज आप अगर घर में लगाओगे तो पूरा घर का माहौल चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली घर में पूरे घर को एक आइवरी टोन रहता है, ऑफ व्हाइट बोलते हैं इसको, आइवरी। ये सिस्टम, ये स्कीम में अगर आप पूरे घर को पेंट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसमें चॉइस करते हो कि येलो का परसेंट होना चाहिए। अभी आप हाफ व्हाइट में देखोगे तो रेड का भी थोड़ा सा परसेंट रहता है, ब्राउन का भी रहता है, ब्लू का भी रहता है और येलो का भी रहता है। तो जिसमें येलो का परसेंट रहेगा वो स्कीम आप घर में यूज कीजिए। और उसके बाद में आगे जाके जिस डायरेक्शन को जो कलर चाहिए, मतलब अभी साउथ ईस्ट है, वहां पे ऑरेंज चाहिए तो उसको कर्टन ऑरेंज कीजिए, या फिर छोटा सा ऑरेंज कलर का पेंटिंग लगाइए। या फिर नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर है तो वहां पे ब्लू कलर का पेंटिंग लगाइए, या फिर ब्लू कलर का कुछ फ्लावर वास रखिए। ये अपन बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन पूरे घर को एक आइवरी कलर देने से एक यूनिटी तैयार हो जाती है। तो वो देखने के लिए और अपना माहौल क्रिएट करने के लिए अच्छा है। आइवरी कलर जो है ये कुबेर का पसंदीदा कलर है। मोती, मोती कलर बोलते हैं। हाँ, और कुबेर ये भगवानों का सीए है, वो सब खाता वो देखता है। तो उस वजह से अपन उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रसन्न कर पाएंगे वो कलर से, और वो अपने ऊपर दया कर पाएंगे। ओके, यार नाइसली सेड। तो अनीशा, अभी जैसे कि एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से। सो बेसिकली लाइक उसे ये जानना है कि हस्बैंड एंड वाइफ में अगर पीस कायम रखना है, लव कायम रखना है, फैमिली मेंबर्स के साथ हार्मनी रखनी है, अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है थोड़े से घर में उसके, उसे टैकल करना है, तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो? वापस वही बोलूंगा, जब तक मैं देखता नहीं हूँ तब तक मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि किस डायरेक्शन में क्या है। लेकिन ये बेसिक चीज है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें सब में चाहिए रहती है। उसके लिए क्या है कि जैसे मैंने बोला कि पूरे घर को अगर एक कलर में करोगे, एक कलर में पेंट करोगे, तो हार्मोनी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। एक करेक्ट। कलर में एक रूम में ब्लू कलर है, एक रूम में ग्रीन कलर है, एक रूम में रेड कलर है, तो जैसे आप ट्रैवल करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है ओके। अलग अलग कलर का। तो एक हार्मोनी रहेगी तो एक आपका माहौल जो है एक तरह का हो जाएगा, और आपको उसमें रहने के लिए आसानी हो जाएगी। तो आपका पीस ऑफ माइंड हो गया, शांति मिल गई। उसके बाद में जब शांति मिलेगी तो आपका वर्क अच्छा मिलेगा, वर्क अच्छा होगा, वर्क का रिजल्ट अच्छा मिला तो उसका रिजल्ट इकोनॉमिकली अच्छा मिलेगा। तो कलर स्कीम जो है ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और ह्यूज दिखना चाहिए। अगर आप डार्क कलर यूज करते हो तो आपका रूम छोटा दिखता है, अगर लाइटर कलर यूज करते हो तो आपका रूम बड़ा दिखता है। ओके। तो थोड़ा सा ये अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके। सो अनीशा, अभी जैसे कि मतलब ये जो कहते हैं ना कि मतलब अभी जैसे वुमेन की बात होगी, जेंट्स की बात हो गई, अब किड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया कि जैसे कि अगर बच्चों के लिए अगर वास्तु के हिसाब से हमें कुछ रेमेडी सोचनी है, से मतलब अगर समझो उनका फोकस बढ़ाना है पढ़ाई में, या अगर समझो वो थोड़े से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उनको कैसे कंट्रोल में उनको एनर्जी रखनी है? एनी रेमेडीज दैट यू कैन सजेस्ट? हाँ, रेमेडीज तो है, लेकिन वास्तु के हिसाब से मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, या फिर मैंने वो क्या कहते हैं रिसर्च किया हुआ थोड़ा सा, कि बच्चों का 0 से लेके 14 साल तक उनके लिए कुछ निगेटिव पॉजिटिव नहीं रहते। उनके लिए कुछ निगेटिव पॉजिटिव, आप बताओगे निगेटिव तो उनको तो पता चलेगा निगेटिव है, आप बताओगे पॉजिटिव पता चले, तो उनको कुछ मालूम नहीं रहता, तो रॉ रहते हैं। तो उस एटमोस्फेयर में वो खेलते रहते, तो उनको उनकी ग्रोथ देनी चाहिए। एक सर्टन लिमिट में टीनेज में आते, जब उनको पता चलने लगता है या फिर एहसास होने लगता है, तब उनको ये चीजों में डालना चाहिए। फिलहाल बच्चों के पढ़ाई में ध्यान देने के लिए उनको नॉर्थ ईस्ट में बैठने के लिए बोलना है पढ़ाई करने, और ज्यादा सर वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का स्टोन मिलता है, या फिर उसमें स्टडी के लिए अच्छा रहता है। और नहीं तो पर्पल कलर के कांच के बोतल में पानी रखना है, सुबह का सूरज का उसमें धूप लेना है, और वो पानी उनको पीने को देना है। इसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो जाएगी, और उनको पढ़ाई करने में, पढ़ाई मतलब कुछ भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये छोटी सी और कंपल्शन रेमेडीज है कि वॉयलेट कलर का क्रिस्टल
या फिर वॉयलेट कलर की कांच की बॉटल। ओह वंडरफुल अनीश। तो अनीश अभी बात करते हैं कुछ और टेक्निक्स के ऊपर। अब जैसे एक ऑडियंस का क्वेश्चन आया है मिरर टेक्निक के ऊपर, तो अब अगर हम यूट्यूब पे भी जाते हैं तो यूट्यूब पे भी ढेर सारी वीडियोस मिलती है कि मिरर टेक्निक ऐसा काम करती है, 24 घंटे में काम करती है। बट व्हाट इज एक्चुअली मिरर टेक्निक, क्योंकि इज इट वास्तु कंप्लायंट, एंड इफ यस तो कैसे काम करती है, उसमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? मेरा एक्सपीरियंस और मेरी स्टडी कहती है कि उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो तो वो रिवर्स मिरर इमेज कहलाती है। आप अपना हाथ बाया हाथ हिलाते हो तो उसका इमेज का दाया हाथ होता है, अपोजिट होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर आप अच्छी सोच करें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, मिरर इमेज सोच रही है कि वो गलत सोच रही है। और दूसरी बात क्या होती है कि आप अगर घर में अकेले हो, अरे मिरर में आपको इमेज दिखी तो थोड़ा सा आपके जहन में डर आ जाता है या फिर आप थोड़े से दबक जाते हो, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिरर डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र में मिरर को कोई वैल्यू नहीं है। अभी मिरर जरूरी है तो उसको इस तरह से लगाइए कि उसमें अपनी इमेज नहीं दिखनी चाहिए। जनरल काम करते वक्त, मतलब आप रूम में बैठे हो, स्टडी कर रहे हो या सोए हो या फिर खाना बना रहे हो, तो इस दौरान आपकी इमेज उसमें नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान देना है। ओके, सो व्हाट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मैंने काफी सुना है, तो लाइक हाउ डज इट वर्क? वास्तु क्या कहता है उसके बारे में? मतलब जैसे कि मैंने कहा विजुअलाइजेशन हो गया या एफर्मेशन हो गया, तो ये चीज कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है कि लाइक जो हम सोचते हैं उसे कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न में सोचना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर सोचना है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करना है। तो उस तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअली थोड़ी उल्टी तरीके से काम करता है। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझो मॉर्निंग में उठ जाऊं और मैं सोचूं कि आज मुझे करोड़ों रुपए का फायदा हो जाए, मुझे बस सोचना है और फिर दिन भर भूल जाना है, और ये चीज मुझे डेली करती रहनी है। एंड इट सीम्स दैट दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो इस तरीके से काम करता है कि आपको बस भूलना है, उसे सोचना है, भूल जाना है, एंड देन इट एक्चुअली वर्क्स। वास्तुशास्त्र वही सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है और छोड़ देना है और अपना काम करना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है, अगर मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ या फिर मुझे क्लाइंट से रिकवरी करनी है, तो मैं पहले जो क्लाइंट दे सकता है उसको ही फोन करता हूँ, बाद में बाकी होगा। अगर मैं पहले ही क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और क्लाइंट बोला नहीं अभी नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं हो रहा है, पैसे का इशू है कुछ, तो मेरे दिमाग में आ रही है अगला भी यही बोलेगा, फिर उसके बाद में वही बोलेगा। तो पहला जो पॉजिटिव है वो करो, बाद में नेगेटिव करो, तो पहले का पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे पे हो जाएगा, तो चलो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उस वजह से पॉजिटिव थिंकिंग करना है और काम करना है। क्या अगर आप ज्यादा सोचोगे तो अपना वर्क का टाइम निकल जाएगा, काम प्रैक्टिकल टाइम निकल जाएगा, तो उसमें कुछ आपको हासिल होने वाला है नहीं। थिंक करना है, मेरे को ये करना है, मैं आज ये करूंगा, आज मेरा ये होने वाला है, बस इतना 3 बोला, छोड़ दिया और काम पे लगना है, तो ये आपका ये 3 विश आज के दिन की पूरी हो जाएगी। अगर आप दिन भर वही रट्टा मारते रहोगे तो आपका काम भी नहीं होगा और पूरा दिन खराब हो जाएगा। एब्सोल्युटली। पॉजिटिव थिंकिंग, ये लॉ ही, जैसे साइंस में लॉ रहते हैं ऐसे ये वास्तु का लॉ है कि पॉजिटिव थिंकिंग। एब्सोल्युटली। सो अनीश, अभी जो घर की जो वेस्ट वॉल होती है या एक रूम की जो एक वेस्ट वॉल होती है, कहा जाता है कि उसके ऊपर एफर्मेशंस लिखने से वो बहुत काम करते हैं, तो ये वेस्ट वॉल का क्या फंडा है वास्तु में? जैसा वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो रीजन है, इसमें अपन घर में जो घर का ओनर है या फिर घर में जो कमा के लाता है उसको अपन वहां पे बैठने के लिए या फिर उसको वहां पे रहने के लिए बोलते हैं। तो वहां पे अगर आपकी विशेष लिखी रहेगी या फिर आपके एम्स लिखे रहेंगे तो आपके जहन में वो आते जाते दिखते रहेंगे और उस पर आप काम करते रहो। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जहाँ पे काम करते हो उसके पीछे साउथ डायरेक्शन आनी चाहिए, और वो साउथ डायरेक्शन पे आपकी जो आइडल है या फिर आपके जो एम्बिशंस है वो वहाँ पे लिखो या फिर उनके तस्वीर लगाओ जो आइडल है उनके, तो उस वजह से आपका काम हो जाए। तो साउथ में ये करने के लिए बेनिफिट मिल जाता है। ओके, ठीक उसी तरह से और एक ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि अगर वॉलेट में रेड कलर की कोई चीज रखी जाए या रेड कलर का कोई कपड़ा रखा जाए तो डज इट अट्रैक्ट मनी, डज इट अट्रैक्ट लक? रेड कलर अपने में पॉजिटिव माना जाता है,
लेकिन अगर ज्यादा रेड हो तो तकलीफ हो जाती है। उसका परसेंटेज क्या है उस वजह से है। ज्यादातर जो पैसे वगैरह रखते हैं, अपने ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, वो रेड पे कपड़े में या रेड पेपर पे या फिर रेड बॉक्स में रखते हैं, वो सही है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर रेड ज्यादा हो जाए घर में तो उसका इम्पैक्ट गलत भी हो सकता है। तो जिधर जरूरत है उतना ही आप काम की रेड रखिए घर में। और एक उसमें ऐड करना चाहूंगा मैं कि आपका पर्स रहता है जहाँ पे अपन मनी पैसे रखते हैं, अगर वो लेदर का हो तो आप तुरंत चेंज कर दीजिए, वो लेदर का नहीं होना चाहिए। ये बेसिक है कि जनरली जो अपना पैसा रहता है जेब में, वो लेदर पाउच में रहेगा तो उसमें थोड़ा नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, तो उसका कपड़े का या फिर और कुछ सोर्स बना सकते हैं आप, तो अच्छा रहेगा। लेदर क्या रहता है, लेदर एनिमल का, एनिमल से मिलता है, उनको मारा हुआ रहता है या फिर वो कुछ डिसीज से मरे हुए रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अपने पास रहता है। तो ज्यादातर हम लोग यही पहली चीज यही करने बोलते हैं कि लेदर का चीज जो है वो कम से कम यूज करो। तो अभी अनिश, अभी जैसे एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि लाइक शी वांट्स टू गेट मैरिड ऑन टाइम, उनके शायद लाइक कुछ इश्यूज आ रहा है, तो शी वांट्स टू आस्क कि ऐसा कोई आर्ट वर्क या ऐसा कुछ हेल्प कर सकता है सो दैट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम मिल जाए। है ना, उसमें उनको दो चीजें दो करनी पड़ेगी। एक तो उनको राधा कृष्ण का अच्छा पेंटिंग, अगर फुल फिगर होगी तो अच्छी है, उनको वो पेंटिंग नॉर्थ वेस्ट रीजन में लगानी है, और वो पेंटिंग के अगल बगल में उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना है। उसमें कंपल्शन है कि राधा कृष्ण की पूरी फिगर होनी चाहिए। तो अभी अनिश और एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से कि उनका जो घर है वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग घर के लिए कोई आर्टवर्क रखना जरूरी है? साउथ वेस्ट के लिए आपको आर्टवर्क मतलब आपको हनुमान जी का ही पिक्चर वहाँ पे लगाना जरूरी है दरवाजे के ऊपर। और घर में जाएंगे तो उनको साउथ के लिए माउंटेन, लेकिन ग्रीनरी वाली नहीं, हिमालय या फिर ग्रे में या फिर रेड में, जहाँ पे ग्रीनरी नहीं रहे, ऐसे माउंटेन के पेंटिंग्स लगाने से बेनिफिट मिल सकता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो भी ऑडियंस से ऐसा है कि जो टी जंक्शन होता है, कहा जाता है कि टी जंक्शन के ऊपर घर नहीं होना चाहिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक रियली बैड, तो क्या इसके लिए कोई रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हैं? उसके लिए रेमेडीज है, लेकिन वो यंत्र के हिसाब से, उसमें आर्ट वर्क के लिए नहीं होता, क्योंकि वो जो डिफेक्ट है वो सीवियर डिफेक्ट। टी जंक्शन सामने सामने घर होना, तो उसके लिए वो टी जंक्शन के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने घर के कंपाउंड वॉल जो रहेगी वहां पे आपको बड़े बड़े पेड़ लगाने हैं। ज्यादातर पेड़ लगा जो टी जंक्शन आपको घर में से दिखे नहीं, तो वो आपके नजरों के पीछे चला जाए, इस तरह से आपको वहां पे कुछ अड़चन तैयार करनी पड़ेगी, झाड़ लगाना पड़ेगा या फिर वाटर करना पड़ेगी, ऐसा कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा कि जब वो टी जंक्शन अपने घर में से दिखे नहीं। अच्छा। क्योंकि टी जंक्शन का थोड़ा सा सीवियर दोष होता है। उसके पीछे दूसरा एक रीजन ऐसा है कि अगर टी जंक्शन ट्रैफिक का है, अगर ट्रैफिक हेवी ट्रैफिक का टी जंक्शन है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का ध्यान नहीं रहता है कहाँ गाड़ी चलाते, तो वो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट अपने घर पे नहीं होना चाहिए। इस वजह से वहाँ पे आपको कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़े पेड़ लगाने पड़ेंगे, ज्यादातर अपने घर को हार्म नहीं हुए, या फिर वो अच्छी वॉल बनानी चाहिए। ये रेमेडीज बेसिक है, उसके बाद में आपको यंत्र की रेमेडीज के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अभी और एक क्वेश्चन आया है बेसमेंट्स के रिलेटेड, तो क्या बेसमेंट्स घर में होना अच्छी बात है, और अगर अच्छी बात नहीं है तो क्या उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकते हैं? बेसमेंट भी गलत है। बेसमेंट यानी जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर क्या किया जाता है, जब आदमी मर जाता है उसको दफन किया जाता है। जो निगेटिव एनर्जी, निगेटिव क्या बोलते हैं उसको, जो पाप किए जाते हैं वो सब जमीन में दफन किए जाते हैं। चोरी किया हुआ हो, या फिर किसी को दगा किया हो, या किसी के खिलाफ कुछ साजिश की हो, इसलिए बेसमेंट घर में होना बहुत ही गलत रहता है। अगर टेक्निकली बेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि पॉसिबल पार्किंग के लिए जगह चाहिए या फिर कुछ काम करने के लिए जगह चाहिए, तो बेसमेंट चाहिए। अगर कंपल्शन है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आए, इतना देखना पड़ेगा। ओके, सिमिलर लाइन क्वेश्चन आया है स्टेयरकेस के ऊपर। अभी जैसे कि जिनके डुप्लेक्स घर होते हैं ऐसे, तो स्टेयरकेस के ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि अगर स्टेयरकेस अगर बनाना है तो किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर वो समझो गलत बनी है तो इज देयर एनी आर्टवर्क दैट यू कैन सजेस्ट कि जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सके? कम हो जाए। स्टेयरकेस का रीजन है साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक, इस दिशा में स्टेयरकेस होनी जरूरी है। स्टेयरकेस के स्टेप्स जो है
ये मतलब 2, 4, 6 इवन नंबर में होनी चाहिए। और अगर ये जगह पे नहीं है, गलत जगह पे स्टेयरकेस आ गई है, तो उसके लिए रेमेडीज में अभी कौन से रीजन में आई है, उस रीजन के तरफ अगेंस्ट अपने को आर्टवर्क बनाना पड़ेगा। अगर साउथ ईस्ट में आई है, मतलब अग्नि में आई है, तो आपको वहाँ पे रेड पेंटिंग्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। या फिर नॉर्थ में आई है तो उसको ब्लू पेंटिंग्स वगैरह बनाना पड़ेगी। या फिर साउथ वेस्ट में आई है तो उसको ग्रेइश कलर्स में कुछ आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा। तो किस रीजन में आया है उस हिसाब से अपने को आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा, और उसके साथ में रेमेडीज करनी भी जरूरी पड़ी। दोनों पैरेलल चलते हैं। ओके, सो अनीश, अभी जैसे वास्तुशास्त्र कार पार्किंग एरिया के लिए भी एप्लीकेबल होता है? कार को भी होता है। अच्छा। ओके। तो कार पार्किंग बेसिकली नॉर्थ वेस्ट वायव्य जो रीजन रहता है वहां पे दी जाती है, क्योंकि वायु है। वायु यानी कि हर जगह पे गति मिलती है उसको। वायु के हिसाब से पुराने जमाने के लोग ट्रैवल करते थे कि वो बाबा यहाँ से ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन जाना है, तो अपने को विंड इस तरफ से होनी चाहिए। तो वहां पे अपन पार्किंग की जगह अलर्ट करते हैं। और पार्किंग करते वक्त गाड़ी जब बाहर निकलनी है घर से तो सीधे मुंह होनी चाहिए गेट की तरफ। गाड़ी का पार्क मतलब आपको जब पार्किंग करनी है तो घुमा के पार्किंग करनी जरूरी है। ये कार के लिए वास्तुशास्त्र है कि बाबा निकलेंगे तो रिवर्स मारना नहीं है या फिर यू टर्न नहीं मारना है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए गाड़ी स्टार्ट की, घर का दरवाजा खोला और निकल गए। रिवर्स करते वक्त तो थोड़ा सा नेगेटिव उसको गलत माना जाता है कि पीछे आना है, वापस आगे जाना है या फिर घूमना है। तो ये चीजों में टाइम भी होता है, हेक्टिक भी हो जाती है गाड़ी चलाने में। तो उसके पार्किंग ऐसी करो कि सुबह काम करो, निकलते हो सीधे निकलो। ये कार के लिए बस। ये बहुत अच्छी और न्यू इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि कई बार हम लोग कार पार्क करते हैं एक्चुअली इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ऐसी रहती है कि आप हर लोग कार में भगवान की तस्वीरें लगाते हैं, तो वो भी सही डायरेक्शन में होनी जरूरी है। मतलब अगर आपका पार्क जो गाड़ी का फ्रंट पेज है वो अगर घर में से बाहर निकलना सही है तो भगवान का भी वैसा रहेगा। अगर उल्टा रहेगा तो गलत हो जाए। तो ये चीजें होती है तो वो देखनी जरूरी है। ओके, तो अनीशा, अभी जैसे फिश एक्वेरियम है, ये कैसे काम करता है? फिश एक्वेरियम आप अगर मेडिकल साइंस में जाओगे तो जो हाइपरटेंशन या फिर रक्त दबाव, बीपी बोलते हैं उसको, या फिर डायबिटीज, ये जो पेशेंट्स है उनको कम से कम 1 घंटे या आधा घंटे से 1 घंटा एक्वेरियम को देखना चाहिए। क्योंकि जो उनकी आंख देखती है उसका इम्पैक्ट उनके पूरी बॉडी पे रहता है। वो मछली की मूवमेंट या फिर वो पानी का बहना या फिर उसमें जो डिटेल्स है उसका इम्पैक्ट अपने जहन में आ जाता है, जहन से अपने बॉडी में उतरता है। तो मेडिकल में ये सही है। वास्तु में ये है कि पानी की जगह पानी आनी चाहिए। जो वास्तु में पानी की जगह है, पानी एलिमेंट्स की जगह है, वहां पे पानी आना चाहिए। तो वहां पे अपन वाटरफॉल बोलते हैं बनाने के लिए या फिर रखने के लिए, या फिर फिश टैंक रखने के लिए, एक्वेरियम रखने के लिए सजेस्ट करते हैं। ओके, सो अनीशा, अभी जैसे कि मैं जब छोटी थी तो मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे कि वो मराठी में बोलते थे ये बात कि घर की वास्तु होती है ना, वो हमेशा चेंज करते रहनी चाहिए। इट सीम्स कि वो फ्रेशनेस फील होता है। बट सो हाउ ट्रू इज इट? अगर हम घर की वास्तु चेंज करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कुछ डायरेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर हैवी चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ डायरेक्शन पर होनी चाहिए, तो अगर हम ये घर का फर्नीचर चेंज करते हैं तो उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है? चेंज करना उनका कहना थोड़ा सा अलग रहेगा कि वास्तु में जो चीजें है उसको चेंज करना यानी कि थोड़ा वहां से हिला के साफ सफाई करके वापस वहां पे रख आया समय में आपको कि हाइजीनिक जो है वहां पे अपना कबर्ड रहता है, सालों साल वो एक ही जगह पे रहता है। उसके पीछे दीवार को कुछ डिफेक्ट है क्या, कुछ तकलीफ है, गिला या पकड़ा है या फिर क्या टर्बाइड हुआ है क्या, ये चेक करने के लिए उसको हिलाना जरूरी है, देखना है, वापस वहां रखना। तो उनका कहने का मतलब ये है कि घर में थोड़ा सा जो चीजें फिक्स है उनको थोड़ा हिलाना जरूरी है कि ज्यादातर से वहाँ की जो जम्स वगैरह जो बनते हैं वो निकल जाए, तो उसके लिए वो करना जरूरी है। उनका कहना ये है कि चीजें इस्तेमाल करनी है लेकिन थोड़ा सा उनको अलग करके वापस वहां जगह पे लगाना है। एब्सोल्युटली।
सो अनीश, अभी इसी चीज से अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ। अब जैसे कि सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली, नवरात्र, तो क्या आप ऐसे कोई अच्छे वास्तु टिप्स दे सकते हैं आर्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, जो हमें इस फेस्टिवल सीजन में या इसके पहले या इसके बाद करनी चाहिए, जिससे हमेशा घर में प्रोस्पेरिटी रहेगी, खुशी रहेगी, खुशहाली रहेगी? देखिए, खुशहाली और खुशी और हेल्थ, ये सब वैसे इकोनॉमिक है। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो आप सब में अच्छे रहते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं रहती तो सब में आप डल हो जाते हैं। तो इकोनॉमिकली आपको एक टिप्स बता रहा हूँ कि घर में कुबेर की मूर्ति रखनी है, कुबेर भगवान की मूर्ति रखनी है, वो नॉर्थ रीजन में रखनी है और बुधवार को उनकी पूजा करनी है। बुध जो है वो बिजनेस के लिए और इकोनॉमी के लिए माना जाता है, और कुबेर जो है ये इकोनॉमी की बैलेंस करने के लिए माने जाते हैं, और बुधवार का रहता है, इसलिए वो रीजन में कुबेर की मूर्ति रखनी है। मूर्ति बोल रहा हूँ, यंत्र नहीं। और उसकी बुधवार को पूजा करनी है। उसके साथ में अगर पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन करते हैं, घर में लक्ष्मी की मूर्ति रहती है, तो हर पूर्णिमा को अगर लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उससे आपको लक्ष्मी का वरदान मिल सकता है। और सबसे बड़ी ये दिवाली में लक्ष्मी पूजन आता है, उस दिन कुबेर को याद से पूजा करना, क्योंकि लक्ष्मी का बेटा कुबेर है, लक्ष्मी का बेटा कुबेर है। तो कुबेर, अगर बेटे को आप खुश करोगे ऑटोमेटिकली आप उनकी बेटे की माँ खुश हो जाएगी और आपके ऊपर बरस। तो ये थोड़ा सा अपना शॉर्टकट नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते उसको, शॉर्टकट ही कहो कि शॉर्टकट से अपनी इकोनॉमिकली सुधारना है, तो कुबेर की पूजा करना जरूरी है। राइट। और नवरात्र में ऐसा कुछ अलग सा हम कर सकते? एक्चुअली क्या है, नवरात्र में क्या रहता है कि नवरात्र में जो 9 देवी रूप रहते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो उसमें आप अगर पहले दिन से और 9वें दिन तक अब जो देवियों का, अभी कैसे रहते हैं, हर धर्म में अलग अलग देविया का मान दिया जाता है, हर समाज में अलग अलग देवी। तो आपके जो इसमें रीजन में जो बताया गया है देवियों के लिए, वो ये 9 दिन करना जरूरी है। उससे अपनी ग्रोथ अच्छी रहती है, अपने स्वास्थ्य। बेसिकली नवरात्र में काम करना है, भगवान का जो कुछ काम करते हैं अपन, उससे ग्रोथ हेल्थ के लिए अच्छे इफेक्ट मिलते हैं, क्योंकि वो माँ है, माँ की वजह से अपने को हेल्थ मिलती है और वो अच्छी मिलती है। तो माँ की सेवा करनी जरूरी है। तो ये 9 दिन में आप अगर नवरात्र में देवियों का अगर अच्छी मनोकामना से पूजा करोगे तो आपको बेनिफिट हेल्थ के लिए अच्छा मिलेगा। ओके, सो कमिंग नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो अगर मेरे किसी भी ऑडियंस या व्यूअर्स को अगर आपसे कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, आपको रीच आउट करना है, तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? मेरा नंबर है ही और ईमेल आईडी है ही, उस पर आप कनेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्कल के अंदर है तो मैं फेस टू फेस बात कर पाऊंगा, अगर सर्कल के बाहर है तो फोन पे या फिर टाइम तय करके उनसे कांटेक्ट हो सकता है, या फिर उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस हो मैं दे सकता हूँ। वंडरफुल। सो अनीश, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करना, और आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी जो कि बहुत वैल्यू एडिंग है, एंड इनफैक्ट मुझे काफी एनलाइटनिंग लगी वो। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मेरा जो इनवाइट था उसे एक्सेप्ट किया। यू केम हियर ऑन माय पॉडकास्ट एंड शेयर्ड योर स्टोरी विथ माय वर्ल्ड ऑफ ऑडियंस। दे आर गोइंग टू लव इट। सो एज अ स्मॉल जेस्चर ऑफ थैंक यू, मैं आपको सेंड कर रही हूँ कुछ गुडीज एंड सम केयरफुली क्यूरेटेड आर्टिसनल्स। आई होप यू विल लाइक देम। एंड आपके पास वैसे भी, आपके पास, भावना के पास मेरा पर्सनल नंबर है ही। फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम। आई विल ऑलवेज be there for you guys, and I hope ki like you will be an advocate of my podcast, my YouTube channel, and will share it with your close family and your जरूर on all your social media. जरूर थैंक यू। एक बात है कि मुझे ये चीज में काम करने में मजा है कि जितने मैं लोगों तक पहुंचूंगा आपके जरिए से, उतना ये वास्तु शास्त्र का अवेयरनेस जागेगा। क्योंकि क्या होगा, कहाँ वास्तुशास्त्र को गलत माना जाता है, वो गलत नहीं है, वो साइंस ही है। तो उसका जल्द उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपकी वजह से ये मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मेरा जो कुछ मैं पढ़ाई की है उसको रखने के लिए, और थैंक यू। नो, इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट विद यू अनीश एंड भावना। एक तरीके से मेरे लिए ऑनर ही था। सो थैंक्स अ लॉट एंड वी विल स्टे कनेक्टेड फॉर श्योर। थैंक यू। थिंक पॉजिटिव। यस। अभी कोरोना की सिचुएशन में भी नेगेटिव, वो मेडिकल टर्म में नेगेटिव को पॉजिटिव बोलते हैं, अपने इसमें अलग से चीज है। थैंक यू। Absolutely. Thanks a lot, Anish. Take care. Have fun. और सबको घर में मेरे रिगार्ड्स दीजिएगा। थैंक यू। जरूर। Okay, thank you. Take care. Yeah, bye bye. बाय बाय।